हम इस रिकॉर्डिंग में जवाब देंगे जनाब कमरे आलम साहब पिता अजीम अंसारी। इन्होंने ऑडियो जारी करके कई एतराज जताया है मेरे ऑडियो वीडियो को लेकर। उन्होंने सबसे पहले मेरे पर ये एतराज किया कि मुझे तो बोलने नहीं आता है, तो बोलने नहीं आता है तो इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब मुझे बोलने ही नहीं आता तो इनको पेट में दर्द हुआ क्यों? सबसे पहले ये हमने ऑडियो वीडियो में शेर भी लगाए तो उस पर भी एतराज सुन लीजिए, खास करके ये शेर। क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव, जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए। थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। और इनको सबसे ज्यादा पेट में दर्द इसलिए हुआ कि मैंने 17 दिसंबर 2025 को जो ऑडियो रिकॉर्ड करके गांव का जो माहौल खराब किया गया, उस वीडियो में आपस में मुसलमान एक दूसरे पर को लड़ने को देखा गया। हमने उसमें ये सवाल किया था कि मौजूदा वार्ड सदस्य जनाब कासिम अंसारी साहब जो मेरे गाँव के सरपल्लो साथ, इन्होंने सरपल्लो के मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी 20 साल से भी ज्यादा सिक्योरिटी खजाना का जिम्मेदारी संभाला, लेकिन इस दरमियान कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने उसमें सवाल किया था कि कासिम अंसारी साहब किया होगा पिछले 20 साल में 5 काम तो बताओ। तो इस सवाल को लेकर भी इनको सबसे ज्यादा पेट में दर्द हुआ है। हमने ये भी कहा था कि कासिम अंसारी गुंडागर्दी करवाता है और इसमें साथ देता है तौसीफ अंसारी जो इनका भतीजा है कासिम अंसारी साहब का, और महबूब अंसारी। समाज में गुंडागर्दी काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें वो लोग जिम्मेदार है तो इधर से ये लोग भी जिम्मेदार है कि हर बुराइयों को देखते जा रहा है, लेकिन न पे आवाज बुलंद करता है, न उसको बुराइयों को रोकने की कोशिश करता है। इसमें सब जिम्मेदार है और इसमें सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कासिम अंसारी साहब का ही परिवार का लोग है, इनके ही रिश्तेदार, इनके ही भाई भतीजा बेटा ये सब शामिल है। इन्होंने गाँव में अमन चैन को जैसे माहौल को खराब किया है। अगर लहेरी बिरादर है तो उसमें फूट डाला जाए, मंसूरी बिरादर है तो उनमें फूट डाला जाए, अंसारी को मंसूरी से लड़ाओ, लहेरी को लहेरी से लड़ाओ, ये सब किया है कासिम अंसारी साहब और उनके के ही लोग सब, जो इनको चाहता है फिर सिक्योरिटी खजानती बनाए। क्या जो शख्स 20 साल से ज्यादा सिक्योरिटी खजानती गांव का जिम्मेदारी संभाला, क्या ऊपर जिम्मेदारी आयत नहीं होता कि इन्होंने न मदरसा के लिए कुछ किया न मस्जिद के लिए कुछ किया, और इन्होंने सिक्योरिटी खजानती रहते हुए जो पैसा कलेक्ट किया गया, वसूला गया, मुसलमानों ने जो उनको पैसा दिया वो सब पैसा क्या हो? शायद इन्होंने जमीन घरारी नहीं खरीदा, इस तरह की भी बात। तो ये सब, और मैं ये कमरा आलम साहब के कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं आता, तो ठीक है, हम अल्लामा तौसीफ अंसारी, अल्लामा है ना, अल्लामा तौसीफ अंसारी, उनसे हम पढ़ने के लिए तैयार है। तुम्हारे और आपका पिता है वो शायद मुफ्ती है, काजी है, सरपल्लो है, तो उनके सरपरस्ती में हम पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम एडमिशन लेने के लिए तैयार है। कमरा साहब ने ये भी कहा कि हमारे बाप दादा सिक्योरिटी खजानती थे तो तब तुम पैदा भी नहीं हुए, और सिक्योरिटी खजानती रहते तब क्यों नहीं पूछे, तब कहाँ थे? इस तरह की बात भी कहा है। बताइए, अगर सवाल कर दिया तो इसमें रहना नहीं रहना ये क्या मायना रखता है? आपसे सवाल किया है तो आपके पास जवाब है तो दीजिए। जहाँ तक मैं सपोर्ट की बात है, मुझे सपोर्ट नहीं करता है, तो अब मुझे तो इस चीज का कोई ख्याल भी नहीं रहा कि कौन मुझे सपोर्ट करेगा या करता है या नहीं करता है, इस सब का अब मुझे ख्याल भी नहीं है। मैं अपना बात रखूंगा, रखता हूँ और रखता रहूंगा, कोई सपोर्ट करे या न करे। और वो लोग क्यों नहीं बोलता है इसका भी मैं बता दूं। देखिए, गांव में 2023 में हम जब कैंसिल गए तो गांव में हम सारा चीज पता किए कि कौन मेरे साथ क्या किया है या गांव में कौन क्या सब कर रहा है। हमेशा ही आज मुद्दा नहीं किए हैं मैं अपने विरोधी के खिलाफ, बल्कि हम सब जानकारी मालूम करके तब जाके हमने जिला अदालत में फैसला बदर और जलसाजी मुद्दा चलाया। अब गाँव का हालात, गाँव के अवाम का देख ली। गाँव में बहुत सारा लोग ऐसे है जो 5 वक्ता नमाज तो छोड़िए, जुम्मा तक का नमाज भी नहीं पढ़ने आता है। इसमें वो लोग भी शामिल है जिनको जिम्मेदारी दिया गया है फला मोहल्ला के आप जिम्मेदार हो, वो तक भी जुम्मा का नमाज नहीं पढ़ते। और उतना ही नहीं, वो नहीं आता है तो उनका बेटा भी नहीं पढ़ने आता है। मिसाल के तौर पे कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उनका बेटा भी नमाज नहीं पढ़ने आता, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उनका बेटा तो यही सोच रहा है कि हमारा बाप नमाज नहीं पढ़ता तो हम भी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं नाम ले लूंगा तो बोलेगा फला
का बेटा फला शख्स इस तरह की बात करता है। लेकिन ये बुराई है ना आप में, आप नहीं नमाज पढ़ते हैं जुम्मा का, फिर आपका बेटा भी नहीं पढ़ता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इंसान बड़े को देखकर ही छोटा अमल करता है, सीखता है। तो आप अपने लापरवाही करें तो आपके औलाद क्या करें? हाल मेरे ताल्लुक से भी ये लोग रखता है कि गांव समाज में कुछ होता है तो उनका बाप दादा कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये भी सोचता है कि जब हमारे बाप दादा कुछ नहीं बोल रहे तो हम बेटा होके क्यों बोले। तो यही सिलसिला चलता रहेगा। अब यही सिलसिला चलता रहेगा ना कि हर तरह की बुराई देखते रहेंगे, न उसका बाप बोलता है न बेटा बोलता है, तो ये लोग क्या बोलेंगे? और हम तो बोलते रहेंगे, बोला था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमने ये भी कहा था कि 10 जोल्हा जो गांव में लंगा नाच रहा है, तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। देखिए, हमारे दादा साहब 2 भाई हैं, जिसका नगीरता और तमाम मालपोत में आप दस्तावेज भी निकाल सकते हैं और मेरे पास भी है, हम आपको दिखा भी सकते। तीसरा कोई भाई नहीं है। लेकिन इसमें जाकिर लहरी उर्फ रेबी को किसने मुद्दा करने का राय मशवरा दिया, किसने उसको चढ़ा बढ़ा के मुद्दा करने के लिए मजबूर किया? इसमें है सबसे अव्वल नेबी अंसारी साहब, क्योंकि नेबी अंसारी साहब स्वर्गीय मियाँ जान लहरी साहब से जमीन खरीदा था, तो उसमें है 3 पुश्ते इस तरह का है, स्वर्गीय बाउन, स्वर्गीय दुखा और स्वर्गीय मियाँ जान लहरी, इस तरह का है। दूसरा शख्स जिम्मेदार है कासिम अंसारी साहब। इन्होंने अपना जमीन खरीदा है मेरे दादा का बड़े भाई स्वर्गीय मंगल लहरी साहब से, तो इसमें है स्वर्गीय जूट मियाँ, स्वर्गीय बाउन मियाँ, स्वर्गीय मंगल लहरी, तो इस तरह का है। और इन्होंने 3 भाई बना के जिला अदालत में वंशावली पेश किया। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि 3 भाई है, तो तीनों का दादा पिता कम से कम 2 चीज मिलना चाहिए। तो 3 है तो भाई 3 चीज दिखाइए ना। मैं यही कह रहा हूँ कासिम अंसारी साहब को, इसराइल अंसारी को, इसराफिल अंसारी को, तूफानी अंसारी साहब को, और अभी जो मैं मुद्दा किया हूँ तो इसमें सुल्तान अंसारी भी जा रहा है, तो 5 हो गया। उसके बाद हो गया गाँव का माहौल खराब करने में तौसीफ अंसारी और ये महबूब अंसारी, ये 2 हो गया, तो कितना हो गया? 7। और जब गांव का मस्जिद बन के तैयार हो गया, हिसाब हुआ, तो डायरी में देखा गया कि किस किस पर पैसा बाकी है, तो ठागा अंसारी पर पैसा बाकी था, तो उनको बुलाया गया। तो वो मतलब ऐसे बात बोले जैसे लगता है कि ये गांव में रहता ही नहीं है या गांव के बड़े चौधरी है। इस तरह के तकब्बुर गरूर में बात बोला कि हमको तो बोला ही नहीं। लेकिन सिक्योरिटी खजानची कहा कि हम आपको भी बोले, आपको बेटा के भी बोले, तो सामने जब बोला तब झूठ बोल रहे थे। ये बात हो गया। हमने सवाल किया कि मोहतरम आप पे जो पैसा बाकी है वो महाना दरमाहा वाला पैसा बाकी है, ये मस्जिद मदरसा का पैसा तो किसी का निजी पैसा नहीं होता है जो आपको बार बार तकादा किया जाए टोके पैसा देने के लिए। और आपका घर तो दूर भी नहीं है, मदरसा के गेट के पास आपका घर है, फिर आपको क्यों नहीं दिए? आप क्यों नहीं दिए? इसी बात को लेकर हमको गाली दिया गया। बताइए, तो इसको भी जोड़ लीजिएगा, तो ये भी उसी में शामिल है। भाई हमने क्या गलत सवाल कर दिया? हमने तो यही कहा कि ये पैसा मस्जिद मदरसा का है और आपका घर दूर भी नहीं है, आपको देने में कितना टाइम लगेगा? तो ये सब झगड़ा लड़ाई करने का एक बहाना है, जो साजिश है, जो ये लोग करता रहता है। तो इनको भी शामिल करिएगा तो 8 आदमी। इनका बेटा हमको गाली दिया तो उसको भी शामिल कर लीजिए। तो ये लोग तो शामिल है ना। मैंने 10 लोगों का नाम लिया तो ये लोग भी शामिल है। इसमें कमरा साहब ये भी कहा कि फला 2-3 आदमी हमको सपोर्ट कर रहा है, हम किसी के कहने पर कुछ भी कर रहे हैं, हमको चढ़ा बढ़ा के कोई काम करवा रहा है। बताइए, हम जो भी कर रहे हैं हम अपने बलबूते पर कर रहे हैं, ना कि किसी को चढ़ाने बढ़ाने। ये लोग कितना दिन तक हमको साथ देगा? बताइए। मिसाल के तौर पे हमने 2022 में मेरा पुराने वाले कंपनी ने हमसे धोखा किया, मुझसे गलत रिस्पेक्ट इज्जत मुझे नहीं किया, तो हमने लेबर मिनिस्ट्री कतर में हम अपना केस कंप्लेन फाइल किया। फर्स्ट स्टेप में मेरा कंपनी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो लेबर मिनिस्ट्री के जानिब से ये केस ट्रांसफर कर दिया जाता है कमेटी में। तो मेरा केस कमेटी में चला गया। 7 महीना तक हमने केस लड़ा, तारीख मैं जाता रहा, तारीख पर मैं जाता रहा। 7 महीना में फाइनल मुझे फैसला सुना दिया मेरे पक्ष में, मेरे हक में। फैसला मेरे पक्ष में आया, मुझे टिकट मिला, हिसाब किताब मिला, मैं कैंसिल होकर घर आ गया। तो मुझे इस लेबर मिनिस्ट्री में जो हमने केस लड़ा, तो इससे मुझे बहुत सारा इल्म मिला, बहुत सारा चीज सीखने को मिला। और मैं घर पे गया तो ऐसा ही मामला था, केस करके मेरे पे जुल्म ज्यादती किया गया। मेरे सारे
3.5 कट्ठा एक धुर में से आधा 15.5 धुर खेत और 12 धुर में से 6.25 धुर घरारी मेरा ले लिया। हमने 2023 के रमजान के महीना में जिला मोहतरी में पहुंचा हूँ। वो तमाम केस मुकदमा का नकल निकालने, दस्तावेज निकाल, उसमें 2 शख्स के बेचने वाला और 2 शख्स खरीदने वाला जमीन जिसमें दस्तावेज में खुलासा 3 पुश्ते नाम है, उसको लेकर जिला अदालत ने फैसला सुनाया। हमने गांव में डेढ़ साल तक रहा। इस दरमियान हमने गांव में बहुत सारा चीज पूछा, जाके मालूमात किया, मैंने जानकारी हासिल किया। बहुत सारा चीज हमको इस बीच में सीखने को मिला और बहुत सारे लोगों को खुरपात, अच्छा काम, बुरा काम, तमाम चीज हमको सीखने और सुनने को मिला। और ये सारा जमीन ले लिया तो हम तो कतर में, हमको ऐसी कोई बात नहीं मिला जिससे मुझे इस केस को लेकर नॉलेज हो, हमको मालूम हो। तो हमको इस केस में जाने से पहले सब चीज मतलब अपने तौर पर ही करना था। मुझे कोई चीज मालूम नहीं, कोई चीज जानकारी नहीं। तो हमने सरपल्लो की मस्जिद शहीद हो चुका था और जुमा का नमाज और 5 वक्ता नमाज मदरसा में ही हो रहा। तो हमने जुमा के नमाज के दौरान 2 जुमा को हमने अपना इस मैटर को लेकर खड़ा हुआ और अपना बात रखा, लेकिन गांव समाज में ऐसी कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला जिससे मैं संतुष्ट। ठीक है, उसके बाद हमने वार्ड कार्यालय में अपना बात रखा निवेदन के जरिए, तो वहाँ भी मुझे कोई रिस्पॉन्स ऐसा पॉजिटिव नहीं मिला जिससे मैं संतुष्ट। ठीक है, उसके बाद हमने जिला प्रहरी में अपना निवेदन, अपना बात रखा कि ऐसे ऐसे की बात है, मेरे दादा साहब 2 ही भाई है और ये लोग जिला अदालत मोहतरी में झूठा वंशावली पेश करके मेरे दादा को 3 भाई बता के इसमें झूठा गवाही दे करके इस तरह की हरकत सब करके मेरा जमीन ले लिया। मुझे इस चीज को भी अंदाजा नहीं था कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ, और मुझे ये चीज भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मुझे बहुत जरूरी था कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे साथ। हमने जिला प्रहरी में अपना बात रखा, हमको तारीख दिया, फला तारीख आए। 5 तारीख मुझे मिला जिला प्रहरी में अपना बात रखने को और जाकिर लहरी उर्फ रेबी से सवाल किया गया जिला प्रहरी की तरफ से मेरे निवेदन के बाद। तो इसमें शामिल जो लोग सब हुआ उसका नाम मैं बता देता हूँ। मेरे चाचा हमीद लहरी साहब, रेबी तो मेरा है, इसमें कासिम अंसारी साहब भी गया, इसराइल इशराफ और सुल्तान भी गया, तूफानी भी पहुंचे, सुल्तान भी पहुंचे, इस तरह के लोग सब पहुंचे। तो ये लोग जैसे तैसे जिला प्रहरी में अपना मैनेजमेंट कर लिया और हमने इस दरमियान ये भी बात, इस चीज का भी प्रूफ हम निकाल लिया था कि जाकिर लहरी और रेबी के भाई जुमन लहरी जिनके पास 2 देश के नागरिक, हमने जिला प्रहरी में इस चीज को भी जानकारी दिया। ये लोग भी देखा, लेकिन ये लोग हल्के में लिया और जैसे तैसे मैनेजमेंट करके ये लोग भाग गया। प्रहरी पूछता भी रहा कि अगर 3 भाई है तो तीनों का पिता का नाम और दादा का नाम दिखाइए। स्वर्गीय मियां जान लहरी का उम्र क्या है, उनके पैदाश कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सा मिति, मेरे दादा साहब का, मेरे दादा के बड़े भाई साहब का साल, महीना, मिति, ये सब मिलाया गया। तो जो चीज है ही नहीं तो फिर कैसे मिलेगा, या कोई व्यक्ति या कोई किसी को कैसे दिखा सकता, जब है ही नहीं तो कैसे दिखाएगा। तो ये सब झूठ फरोट सब किया गया मेरे जमीन हासिल करने के लिए। अब ये लोग विरोधी तो खुलेआम मुझे मिल ही गया कि ये लोग विरोधी है, ये लोग जिला प्रहरी में भी आया खुलेआम। तो हमको समझ में आ गया कि इसमें मेरा चाचा भी शामिल है, हमीद लहरी साहब। उसके बाद हमारा वीसा भी आ गया कतर का, लेकिन हमने तमाम दस्तावेज निकाल मैं अपना वकील साहब को दे दिया। उन्होंने लिखना शुरू किया और मुझसे वारिसनामा चाहिए था, तो हमने वारिसनामा करके चला आया। मेरे आने के बाद मेरा जिम्मेवारी मेरे भाई को ही दिया गया, मोहम्मद नसीम को, और उनका नाम और मेरा नाम से ये सब मुद्दा हुआ है। और अभी इस केस मुकदमे का जो चल रहा है, इसका सब सारा जिम्मेदारी मेरे भाई मोहम्मद नसीम पर है। वही जिला से लेकर जो भी काम होता है करना या कराना वही करता है। 1.5 साल के अंदर में बहुत सारा चीज हुआ मेरे मौजूदगी में। सुल्तान अंसारी ने बजाबता जुमे के नमाज के दौरान जनरेटर चालू कर दिया, उस पर एतराज भी हुआ, उनको मदरसा में बुलाया भी गया, 10-20 आदमी था भी, लेकिन वही बात सब कहा जो एक कहावत है, चोर बोले जोर से। एक मुसलमान इस चीज को कैसे गवारा कर सकता है कि कोई नमाज पढ़ रहा है और उनको उन सबको जनरेटर चालू करके नमाज में खलल और दुश्वारियां पैदा किया जाए। ये मुसलमान हरगिज गवारा नहीं कर सकता, बल्कि कोई मुसलमान या कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कोई इबादत से रोक रहा है, रुकावट डाल रहा है, तो वो जालिम है। उसके बाद मुझे गाली भी दिया गया ठगा अंसारी की तरफ से, क्योंकि ठगा अंसारी साहब अंसारी है, मैं लहेरी हूँ, तो मुझे गाली भी दे सकता है, मार पीट भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अंसारी है। ये सब भी है, जात बिरादरी का बोल वाला है, वो
चाहे जो कर सकते। स्टेज पर भी लड़ाई हुआ, उसमें भी हम अपने तौर पे जो करना था हमने किया। तौसीफ अंसारी भी इसमें कूदा और समाज के 4 व्यक्ति को गाली दिया। हमने इसको जुम्मे के नमाज के दौरान 3 जुम्मे को हमने इस पर आवाज बुलंद किया, अपना बात रखा। इसको लेकर भी कासिम अंसारी को पेट में दर्द हुआ, मेरे में और कासिम अंसारी से नोक-झोंक भी हुआ। और जिस दिन मस्जिद का हिसाब किताब हो रहा था तो उसी में नोक-झोंक हुआ। उसके बाद निन्ही शरीफ में भी मेरे और कासिम अंसारी में नोक-झोंक हुआ। तो कासिम अंसारी और कासिम अंसारी के परिवार अब समझ रहा है कि सबको तो हम डरा दिए, लेकिन शरीफ को डराना अब मुश्किल लग रहा है और हम कई सवाल भी पूछ दिए। तो इस सब को देखते हुए इनको, इनके परिवार के लोगों को पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। जहाँ तक मेरे कासिम अंसारी के बारे में सोचना है तो ये है कि कासिम अंसारी का जो भी बुनियाद है या जो भी चीज है वो झूठ, मकार, रियाकारी, नेगेटिव सोच पर ही इनका जो भी चीज है सब टिका हुआ है। इनके सामने एक हिम्मत वाला बंदा चाहिए, इनके सामने सीना तान करके ठहर जाए और इनके जैसे के तैसे जवाब दे, तभी ये सुधर सकता है। लेकिन गांव के जो जितने भी लोग हैं, खास करके मंसूरी, तो जितने भी मंसूरी है वो लोग समझ रहे हैं कि कासिम अंसारी और कासिम अंसारी के परिवार शेर बाघ है। अगर हम उनके खिलाफ बोलेंगे या उनसे सवाल करेंगे तो हमको खा जाएगा या मिटा दिया जाएगा। इस तरह की सोच ये लोग रख रहा है। मुझे इस तरह के अंदाजा लग रहा है कि इन लोगों को इनके बाप दादा या खुद यही सोचते हैं कासिम अंसारी के परिवार को लेकर कि ये लोग शेर है, बाघ है, इनके आगे जाएंगे तो इनके बारे में कुछ बोलेंगे तो या इनसे सवाल करेंगे तो ये हमको खा जाएगा या मिटा दिया जाएगा। इस तरह की सोच ये लोग रखता है, इसलिए ये लोग कुछ भी डर के मारे नहीं बोलता है, जो ये हकीकत है। और मैं तो कहा ही कि मैं इन लोगों से इसलिए नहीं डरता हूँ कि ये लोग कुछ भी नहीं, इनका सारा चीज झूठ, मकरू, फरेब के बुनियाद पर टिका हुआ है। और मैं क्यों डरूं जब मुझे जिंदगी और मौत अल्लाह देने वाला है। तो ये लोग कौन होता है हमको डरा सकता है या हम इनसे डर जाए? हरगिज मैं नहीं डरूंगा। जो सवाल वाजिब है, जायज है, हम वो पूछता रहूंगा। इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता है सवाल करने से किसी से भी जो गलत किया है या करता है या करवाता है उनसे। अब जहाँ तक सोशल मीडिया पर बात मैं अपना रखता हूँ, तो हमने इन लोगों को पहले ही कह दिया हूँ कि आप लोग अगर सपोर्ट करना है तो करिए। मिसाल के तौर पे मैंने मुद्दा किया हूँ तो विपक्ष में कौन है? मेरे चाचा खुद है, जाकिर लहरी उर्फ रेबी है। और इनको सपोर्ट करने में कासिम अंसारी, इसराइल अंसारी, इसराफिल अंसारी, सुल्तान अंसारी, तूफानी अंसारी, ये सब है खुलेआम। और गांव में झगड़ा फसाद करवाना तौसीफ अंसारी और ये महबूब अंसारी है जो कर रहा है। तो ये लोग कर सकता है तो ठीक है, हम सोशल मीडिया पर अपना बात रखेंगे तो कैसे गलत हो गया भाई? हम आपको प्रूफ के साथ भी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी तरफ से तो नहीं बना के बात कर रहे हैं। और आप लोग को हमने नहीं कहा है कि अगर कोई मेरे पीछे हाथ धो के पड़ेगा तो मैं उनके पीछे नहा धो के पड़ेंगे, ताकि इनको आज नहीं बरसों बल्कि नस्लों तक याद रखेंगे। तो इसमें क्या बुराई है? अगर हम गलती कर रहे हैं तो केस करिए। देश के कानून हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। अगर आपके लिए भी है तो हमारे लिए भी है, सबके लिए बराबर है देश के कानून। और समाज में कोई झगड़ा फसाद कैसे करवा सकता है? बिरादरी के बुनियाद पर, जुल्हा दुनिया के बुनियाद पर, लहेरी मंसूरी अंसारी के बुनियाद पर क्यों कराते हो, क्यों करते हो? इसका भी तो जवाब दो। आज जाकिर लहेरी उर्फ रेबी और मेरे चाचा हमीद लहेरी खुलकर शरीफ के खिलाफ हो गया है और कासिम अंसारी के जूता सीधा कर रहा है। तो कब तक करोगे आप भाई? आप कब तक जूता सीधा करिएगा कासिम अंसारी साहब का? तो विरोध पक्ष और विपक्ष में तो होगा ही भाई। आप मेरे विरोधी है और मैं विरोध कर रहा हूँ अपने हक के लिए। मेरा लड़ाई हक और इंसाफ का है, न कि मेरा लड़ाई सिक्योरिटी, खजानती, कुर्सी या कोई बड़े पद, ऐसा तो है नहीं। मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ अपने हक इंसाफ लेने के लिए। कल को ये नहीं मानेगा तो और भी है, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, कानून हमको इजाजत देता है देश हित में, जिससे हमको इंसाफ मिल जाए। तो वो काम करने में हमको क्या गलत है? हम क्यों पीछे हटेंगे? हम तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ना। अगर देश के कानून हमको अपने साथ हुए जुल्म, जाति और देश के कानून हमसे इंसाफ कर रहा है तो हम क्यों नहीं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? जरूर लेंगे। कल होके जाकिर उर्फ रेबी पर और मुद्दा करेंगे, क्योंकि हमको देश के कानून इजाजत देता है। इनके 4 बेटा है, कल हम डीएनए टेस्ट करवा के मुद्दा करेंगे। फिर क्या करेगा? ये लोग नहीं मानेंगे बात तो कल हो कि इनके 4 बेटा है, डीएनए टेस्ट के मुद्दा करेंगे। हमारा चाचा साहब हमारा पिता को जबरदस्ती दवाई खिला के मारा, अगर नहीं सुधरा तो जिनके घर में फंसी लग गया या लगा दिया गया और वो शहीद हो गया, अगर देश के कानून
कानून, देश के संविधान हमको इजाजत देता है कि इन सब पर मुद्दा करें, तो हम क्यों नहीं करेंगे बताइए? हमको तो करना पड़ेगा ना। समाज में सब बराबर है ना, कि समाज में वो लोग बड़े हो गए जिनको सिक्योरिटी खजांची बना दिया गया। अरे आपको सिक्योरिटी खजांची बनाया है इंसाफ करने के लिए, ताकि समाज में अंसारी, मंसूरी, लहेरी, धोबी, फकीर जितने भी बिरादर रह रहा है सबसे इंसाफ किया जाए, सबको एक बराबर एक नजर से देखा जाए, भेदभाव न हो। समाज में सब एक बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, आप बड़े होंगे, आप अपने घर में, आपके परिवार लोग इस तरह के सोच रखते हैं, लेकिन समाज में सब बराबर है। हमको कोई नहीं रोक सकता है अपने हक हासिल करने के लिए। हमसे इंसाफ अगर अदलिया कर रहा है तो हम अदलिया का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, जरूर अदालत के दरवाजे तक जाएंगे अपना फरियाद लेकर इंसाफ पाने के लिए, और इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर देश के कानून अगर कोई खुलेआम विरोध कर रहा है मेरा बिना वजह बिरादरी के बुनियाद पर, तो क्या मैं अपना बात भी नहीं रख सकता हूँ सोशल मीडिया पर? हम अपना मुद्दा भी नहीं रख सकता हूँ सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए? देश के कानून हमको इजाजत दे रहा है ना, हम तो गाली गलौज नहीं दे रहे हैं किसी को। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो करिए जो करना है। अगर आप करिएगा तो रासलीला, हम करेंगे तो करेक्टर ढीला, तो ये नहीं चलेगा ना। हम भी तो मनरा सिसवा नगर पालिका 7 का वोटर है, हमको भी तो हकूक चाहिए ना, हमको भी तो हक चाहिए ना, हमको भी इंसाफ चाहिए ना। कोई जनता के साथ अपने ओहदा का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है? हमने तो ये भी कहा विरोधी के तौर पे लड़ना है तो वो भी लड़िए, और हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से हम सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं।